नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 2021 में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने मॉडल सेट जारी किया है। उस मॉडल सेट में देखिए कुल प्रश्नों की संख्या पे आप ध्यान दीजिएगा, 70 + 20 + 6 यानी कि 96। तो इस बार दोस्तों 2021 में जो एग्जामिनेशन होगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 में जो होंगे उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 96 यानी 96 होंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और 6 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के द्वारा उन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका इंस्ट्रक्शन नंबर 5 जरा सा हम लोग रीड करते हैं। इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, खंड आ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, इंटर का जो सिलेबस है उसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हुए रहेंगे, जिसमें आपको किन्हीं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 35 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। यानी यदि आप 35 प्रश्न से अधिक उत्तर देते हैं तो आपका जो 1 नंबर से लेकर 35 क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव, उसी का अंक आपको प्राप्त होगा, उसके बाद आपका अंक प्राप्त नहीं होगा। तो आप लोग ज़रा ध्यान से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बनाइएगा एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि अगर आप शुरू का 35 क्वेश्चन डील करते हैं और उसके बाद आप अधिक क्वेश्चन का डील करते हैं तो आपका 35 शुरू वाला ही नंबर जोड़े जाएंगे, मार्क्स मिलेंगे आपको, उसके बाद का मार्क्स आपका इंक्लूड नहीं होगा मार्कशीट में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ, इसमें 1 से 70 तक में 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें एक सही है और आपके द्वारा चुने गए ओएमआर पत्रक पर दिए गए वृत्त को प्रगाढ़ कर चिन्हित करें। यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रंगना है, ये 35 नंबर का पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आवेशी समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशी समतल चालक के निकट विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। ऑप्शन ए है E = σ/ε0। ऑप्शन बी है σ/2ε0। ऑप्शन सी देखिए E = ε0 × σ और डी है E = 2ε0 × σ। तो देखिए दोस्तों, आवेशी समतल चालक के नज़दीक विद्युतीय क्षेत्र, इसका ऑप्शन ए होगा सही, E = σ/ε0। इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, आवेशी समतल चालक की जगह पर चादर किया हुआ रहेगा। आवेशी समतल चादर के निकट अगर पूछेगा तब आपका ऑप्शन बी सही होगा, σ/2ε0। तो ध्यान में रखना है, अगर चालक पूछेगा तो ऑप्शन ए सही होगा और अगर चादर पूछेगा तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज करेक्ट। ऑप्शन ए है E = -dV/dr। ऑप्शन बी है E = dV/dr। ऑप्शन सी है V = dE/dr और ऑप्शन डी है V = -dE/dr। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होगा E = -dV/dr। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है। ऑप्शन ए है 9 माइक्रोफेराड, ऑप्शन बी है 2 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी है 1 फेराड और ऑप्शन डी है 9 फेराड। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर
ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज। ऑप्शन ए 1 माइक्रोफेराड, बी 2 माइक्रोफेराड, सी 1 फेराड और डी 9 फेराड। तो इसका देखिए आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा सही, 1 माइक्रोफेराड यानी 1 माइक्रोफेराड। क्योंकि देखिए गोले चालक की जो धारिता होती है वो C इक्वल टू होता है 4 पाई एपिसिलन नोट इंटू आर, जिसमें आप अगर इसका वैल्यू रखिएगा तो 4 पाई गुना इसका एपिसिलन नोट का मान होता है 1/36 पाई गुना 10 पे पावर 9 और गुना आर जो है रेडियस 9 किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे तो 9 गुना 10 पे पावर जो है वो 3 होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36 कटेगा और फिर 9 से 9 कटेगा और ये जो 10 पे पावर 9 है अगर ये ऊपर जाता है तो 10 पे पावर -9 और 10 पे पावर ये जो 3 है ये 10 पे पावर -6 होगा। 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं और धारिता का मात्रक होगा फेराड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोले चालक की विद्युत धारिता होगी 1 माइक्रो फेराड। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पूछा गया है। चौथा में है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है। ऑप्शन ए है एपिसिलन नोट इंटू एपिसिलन आर इंटू ए बटा डी। ऑप्शन बी है एपिसिलन नोट एपिसिलन आर इंटू डी बटा ए। ऑप्शन सी ए बटा एपिसिलन नोट एपिसिलन आर इंटू डी। ऑप्शन डी में है डी बटा एपिसिलन नोट एपिसिलन आर ए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होता है एपिसिलन नोट इंटू एपिसिलन आर इंटू ए बटा डी। एपिसिलन नोट इंटू एपिसिलन आर परावैधता हो गया। ए समानांतर प्लेट में जो है दो समानांतर धारिता जो है समानांतर पट्टिका संधारित्र इसमें 2 प्लेट होते हैं। समानांतर पट्टिका संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एक संघनक एक संग्राहक। तो संघनक प्लेट और संग्राहक प्लेट का क्षेत्रफल होता है ए और दोनों प्लेटों के बीच का दूरी होता है डी, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी, इनके बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसका ऑप्शन ए देखिए है V ग्रेटर देन जी। ऑप्शन बी है G ग्रेटर देन V। ऑप्शन सी है V इक्वल टू जी और ऑप्शन डी है धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है। दोनों का रिलेशन देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए होगा सही। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है यानी V वो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से अधिक होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाएंगे तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टमीटर जो है वो एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है ताकि उसका जो तुल्य प्रतिरोध है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो बहुत अधिक हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि विभव मापी का जो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध भी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन सा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ऑप्शन ए है पोटेंशियोमीटर, बी वोल्टमीटर, सी मीटर ब्रिज, डी गैल्वेनोमीटर यानी विभव मापी, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज और ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो है मीटर ब्रिज होता है। चलिए 7वां है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है ए इसके द्रव्यमान पर, फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, ऑप्शन ए लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, सी द्रव्यमान पर और डी पदार्थ की प्रकृति पर। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, बी डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी मास, डी नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका देखिए सही ऑप्शन जो होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा ये जो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध ये रहो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन यल। अब इसमें ये जो आर है वो तार का प्रतिरोध है, ए जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है
और यल जो है वो लंबाई है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे तार का लेंथ यल जो है अगर वो कम या ज़्यादा होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम या ज़्यादा होगा। इसका मतलब तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो निर्भर करेगा जाकर के लंबाई पर, यानी 7 का ऑप्शन ए सही होगा, लेंथ। अब 8वां क्वेश्चन जरा देखिए, किरचॉफ का बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहता है? किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि संरक्षित होता है? इसका ऑप्शन ए ऊर्जा, बी आवेश, सी संवेग, डी द्रव्यमान। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स पॉइंट रूल? एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, मास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवेश। किरचॉफ जो है 2 नियम दिया है किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होने के लिए। किरचॉफ ने 2 नियम दिया है, एक नियम कहलाता है बिंदु का नियम और दूसरा नियम कहलाता है लूप का नियम। तो ये जो बिंदु का नियम है ये हमें ये बताता है कि किसी भी परिपथ के किसी भी बिंदु पर आकर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य तभी होगा जब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों इक्वल होगा। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों इक्वल होने का मतलब ये है कि जितना करंट आया उतना करंट बाहर निकल गया, और करंट का रिलेशन किससे है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, संरक्षित है। जितना आएगा चार्ज उतना निकल जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा, आवेश से। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग 9 में देखते हैं, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? ऑप्शन ए समरूप, बी त्वरित, डी एक रूप औसत और डी अवमंदित। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज ए यूनिफॉर्म, बी एक्सेलरेटेड, सी यूनिफॉर्म एवरेज एंड डी डिसेलरेटेड। तो इसका ऑप्शन होगा सी यूनिफॉर्म एवरेज यानी एक रूप औसत। इसको आप संवहन वेग भी कह सकते हैं, अनुगमन वेग भी कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन डी देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति पिछले प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ है इंटर का बिहार बोर्ड में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² ऑप्शन सी इसका सही होगा, V²/R। चलिए 11th का क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसका ऑप्शन देखिए, ए में दिया हुआ है F= Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। बी में है F= Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ऑप्शन इसका देखिए, ए एम्पियर है, बी फैराड है, सी टेस्ला है, डी वेबर है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए एम्पियर, बी फैराड, सी टेस्ला और डी वेबर। तो इसका देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो डी होगा, वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछेगा तब जाकर टेस्ला होगा, सी नंबर। उसके बाद 13 में है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक कितना होगा? तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन होगा ए सही, 1। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक जो है 1 होगा। इसका कारण ये है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है, यानी कि आर सर्किट का हम बात करेंगे, ओनली रेसिस्टेंस सर्किट का बात करेंगे, तो रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों जो है एक ही फेज में होता है। दोनों एक ही फेज में होता है, इसका मतलब दोनों का जो फेज डिफरेंस है फाई वो होगा 0। और शक्ति गुणांक हम लोग जानते हैं ये होता है कॉस फाई। तो यहाँ पर अगर हम कॉस फाई क्या है? फेज डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पे फाई का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना निकलिएगा? 1। इसका मतलब जो है सिर्फ प्रतिरोध वाला परिपथ का शक्ति गुणांक 1 के बराबर होगा। ऑप्शन इसका 13 का ऑप्शन ए सही होगा। फिर 14 में कहता है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है √2 गुना शिखर धारा का मान, ऑप्शन बी है शिखर धारा का मान बटा 2, ऑप्शन सी है शिखर धारा का मान बटा √2,
और ऑप्शन डी है औसत धारा का मान बटा √2। तो इसका आंसर देखिए होगा ऑप्शन सी सही, यानी पीक करेंट अपॉन √2, यानी I0 बटा √2 भी इसको आप याद रख सकते हैं। I0 जो है पीक वैल्यू होता है और √2 से डिवाइड करने पर हमको IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट प्राप्त होता है। 15 में है एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई LM दिया हुआ है और ज्यामितीय लंबाई LG दिया हुआ है। इसके बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए है देखिए यहां से फिर से 15 का क्वेश्चन देखिए, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए है LG = 6/5 LM, बी है LG = 5/6 LM, सी है LG = LM और डी है LG = 2 LM। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए LG = 6/5 LM। देखिए वास्तव में जो चुंबकीय लंबाई LM होता है उसका मान ज्यामितीय लंबाई यानी LG का लगभग 84% होता है। 84% कहने का मतलब हुआ कि LM/LG अगर हम लोग करेंगे LM/LG तो 84% का मतलब हुआ कि ये 6/5 होगा, 6/5 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका मान निकालेंगे तो LM इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा 5/6 होगा। LM/LG करेंगे तो 5/6 और LG/LM करेंगे तो 6/5। ठीक है, इसको फिर से देखिए LM/LG करेंगे यानी कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, तो ये होता है लगभग 0.84 यानी कि 84%, 84% यानी कि 5/6 होता है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो LG इक्वल टू हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 6/5 LM, ये 6 यहाँ चला जाएगा इस तरह से। तो इसका आंसर सही होगा ए। उसके बाद चलिए 16 में देखिए, कहता है यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन देखिए ए होगा सही, BH/cos लैम्डा, सॉरी cos डेल्टा, BH/cos डेल्टा। चलिए ये हो गया 16। 17 में देखिए कहा गया है चुंबकन तीव्रता की इकाई है, चुंबकन तीव्रता की इकाई है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर मीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा है एम्पियर मीटर स्क्वायर और सी है एम्पियर प्रति मीटर और ऑप्शन डी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर सही होगा डी, चुंबकन तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा।